इवनिंग। आवाज आ रही है ऑनलाइन में भैया? हेलो, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। होमवर्क था ना शायद कुछ? बता भाई क्या था होमवर्क? लो, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। एक बार में 40-50 सवाल किए तुम लोगों। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। तो बचे हुए बोलो ना। आईटी कैसे करोगे इतने कम प्रिसीजन से? हैं, पी पा के मस्त रहते हो क्या? पानी लाओ भाई, शीट वीट है तो दो, इन केस किसी के पास है तो। कोई लाया हो गलती से? किसी ने गलती नहीं की? बहुत बढ़िया। कहां तक हो गया था इसमें? 34 तक हो गया था। 35 से करना है ना? देख लो, 35 के पहले भी कोई है ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी को डाउट तो बता सकता है। 31 में बोला है कि जेंटलमैन इनवाइट्स अ पार्टी ऑफ m+n, m इज नॉट इक्वल टू n। तो कोई एक ऐसा कह रहा है जेंटलमैन टाइप का आदमी टाइप का चीज होगा कोई, और उसने m+n लोगों को बुलाया है। पता नहीं यार ये क्या है नाटक। उल्टा हो गया क्या? मुझे भी ये लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है गया। दरवाजा तोड़ के काम क्या बात है कप्तान। तो 31 में क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ जेंटलमैन इनवाइटिंग m+n पीपल तो टू अ स्क्रीन डिनर ब्लर। पार्टी। हाँ ब्लर है। यस सर। ब्लर है, पूरी तरह ब्लर है। यस सर, अब सही हो गया। अब फ्री हो गया। यस सर। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, तो m+n लोग हैं और हम लोग बोलेंगे कि शायद सर्कुलर टेबल है ना, शायद 2 टेबल है। द टेबल बिंग राउंड। हाँ, तो 2 टेबल है। तो मान लो कि एक टेबल ये है T1 और एक टेबल है T2। तो देखो, जो T1 टेबल है उस पे m लोग ही आ सकते हैं और T2 पे n। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, m+n को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब जितने भी टोटल कुल लोग हैं। तो हम लेंगे कि टोटल का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। m नॉट इक्वल टू n है तो कुछ डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, क्योंकि m वाला जो ग्रुप है वो यहीं जाएगा और n वाला ग्रुप उधर ही जाएगा। देयर इज नो अदर वे। अब जब उस m वाले लोगों को यहाँ अरेंज करोगे, तो सर्कल पे अरेंज कर रहे हैं, तो उन m लोगों को अरेंज करने का तरीका है m-1 फैक्टोरियल। बट फिर वही सवाल जो हमने क्लास में किया है, नहीं कि ऐसा नहीं हो कि भाई सबके सब सेम हो जाए। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 2 फैक्टोरियल। और ऐसे ही दूसरे के लिए भी इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आई होप इससे आ जाना चाहिए, इतना ही है ना? हाँ, इतना ही है। और कोई 34 से पहले तो बतला दो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को पूछना हो। बिफोर 34, चलिए 35 टू 41, 37 ऑलरेडी क्लास में हम लोग ने 1-2 बार कर रखा है। 37 में कह रहा है कि Pn इज डिनोटिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 पीपल्स आउट ऑफ n। वैसे ही है स्टेशन वाला जो प्रॉब्लम है अपना। तो n में से 3 हट गया तो टोटल नॉन स्टॉपिंग कितने होंगे? n-3।
गैप +1 होता है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे n-2, और उसमें से कितने गैप सिलेक्ट करने होते हैं 3। तो ये तो क्या हो गया आपका Pn। Qn में अगर आपको याद हो तो मैंने बतलाया था कि पहले तो PV इक्वल टू nRT से कर लो और माइनस इनवैलिड वाला हटाओ। तो इनवैलिड वाले में बताया बोला भी था, हालांकि आपने ध्यान नहीं दिया हो कि ऊपर नीचे दो दो घटा देना, वही हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा Qn। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जस्ट यू विल गेट दिस थिंग n-4 C1, तो दैट इज एक्चुअली n-4। अब इसमें बोल रहा है कि दिस इज 6, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। वैसे मुंह जवानी ही है। और कोई 41 तक देख लो। ऑनलाइन से आवाज नहीं आ रही है, आवाज मतलब मेरी आ रही है ना, तुम्हारी नहीं आ रही है, तुम नहीं आ रही होगी। 41 तक कुछ नहीं आ रही है बस। 42 to 50, 45 से पहले कोई, बिफोर 45, 40 वही 45 से पहले और कोई। 45 में बोला कि देयर आर काउंटर्स अवेलेबल इन 3 डिफरेंट कलर, एटलीस्ट 4 ऑफ ईच कलर। तो आने वाले काउंटर से 3 डिफरेंट कलर्स में है और हर एक का क्या है कम से कम 4 है। तो 3 कलर कोई भी मैं रैंडमली मान लेता हूँ यार, मान लो रेड ब्लू ग्रीन है और हर एक के हम लोग बोल रहे हैं कितने 4 काउंटर्स तो अवेलेबल है ही है। हर एक के कितने अवेलेबल हैं 4 काउंटर तो है ही है, ठीक है ना। अब बोला इफ m denotes the number of arrangement of 4 counters if no arrangement consists of counters of the same color, मतलब हम 4 काउंटर अरेंज कर रहे हैं शायद, राइट यही है ना। और इसमें एक चीज और बोल रहा है कि नो अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ द काउंटर्स ऑफ सेम कलर। तो कुछ मतलब बहुत ही तेजस्वी बालक क्या करते हैं कि सोचते हैं यार एक तो कोई तो रिपीट करेगा ही करेगा। तो ये नहीं कह रहा है, मतलब इंग्लिश समझनी पड़ेगी ना, अब क्या कर सकता हूं मैं भी नहीं। तो हम लोग कि चारों के चारों रेड नहीं होने चाहिए, ये कह रहा है। मतलब रेड रेड ब्लू ग्रीन चलेगा, रेड रेड ब्लू ब्लू भी चलेगा। या श्योर श्योर, वी आर वेटिंग फॉर यू, कम ऑन प्लीज हैव योर सीट। या तो हम लोग कि वो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई बोले चारों रेड हो जाए, नहीं चारों रेड नहीं चलेगा भाई, देख लो नहीं तो रेड नहीं चलेगा चारों। तो हम लोग कि फिर क्या करें, तो हम लोग पहले वाले को कितनी तरीके से भर सकते हैं 3, दूसरे के लिए 3 3 3, तो 3 की पावर 4। इसमें से कितने अरेंजमेंट होंगे जिसमें चारों चारों कलर सेम होंगे, 3 ही तो होंगे, या तो चारों रेड हो या चारों ब्लू या फिर चारों, हाँ तो -3 यही तो है, नहीं यही है। आप कोई पूछे n कैसे निकालेंगे सर, तो n क्या बोला है कोरस्पॉन्डिंग फिगर व्हेन एवरी अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ काउंटर्स ऑफ ईच कलर, मतलब हर एक कलर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यार ये तीनों तो होंगे ही, लेकिन 4 सजाना है तो एक और कलर होगा। तो हम लोग बोले कि उस कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं, 3C1 से सेलेक्ट कर लिया उस कलर को, तो कोई एक और कलर आ गया। तो जैसे रेड ब्लू ग्रीन तो था ही, एक और कोई कलर आएगा तो या तो रेड रेड ब्लू ग्रीन होगा, या रेड ब्लू ब्लू ग्रीन होगा, या रेड ब्लू ग्रीन ग्रीन होगा। नहीं तो उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा मेरे को। तो कैसे कैसे करूं, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, कोई दो आइडेंटिकल हो रहे होंगे, तो बस अब डिवाइड कर लो, आ जाएगा mn में रिश्ता। और कोई 47 तक है तो बताएंगे, देख लेंगे टिल 47। 48 to 50, anyone, many one, no one। अरे हो गया, इतना ही जाऊंगा। हाँ मतलब वही अभी और तो है ना, शीट मांगने आ गया लड़का यार, बड़ा बेइज्जती सा फील हो रहा है। अरे कोई नहीं कोई नहीं। एक्सरसाइज 3 में तो कुछ नहीं था मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज 4 में एक क्वेश्चन जो था वो पूछना हो तो बताएं, या एक्सरसाइज 4 में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो बताएं। एक्सरसाइज 4 एनीवन। ऑनलाइन में कोई आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब मैं मान लेता हूँ कि कोई पूछ तो नहीं रहा है एटलीस्ट। एक्सरसाइज 4 नहीं, एक्सरसाइज 5 में भी था, बाकी रिमेनिंग वाले ना किए नहीं। ओ वेरी बैड। हाँ ऐसे कैसे चलेगा कप्तान काम। हम सोच रहे थे देश तुम्हें संभलाएं, तुम साला एक्सरसाइज 5 नहीं कर रहे हो। गजबे कर रहे हो यार तुम तो साला। अभी विराट कोहली गया था तो मैंने सोचा तुम्हारा ही नाम है। तुम तो यार या बहुत बुरा
है ना, घाटा इसमें। हाँ बोलो, देख लूं मैं। एक्सरसाइज 1 में 40। बोलो क्या करना है इसमें। बन नहीं रहा है, हम किस लिए पैदा हुए थे। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू आई थिंक इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, ऐसे भी मिटता है, इंटू y1 प्लस y2 इक्वल टू 77। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो फैक्टराइजेशन ही काम करेगा नहीं, जैसे 11 और 7, 11 और 7 वाला चलेगा ना। नहीं, आपको बोले नहीं नहीं पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो 7 और 11। क्या गलत बोल रहा हूँ क्या? बोल दो गलत बोल रहा हूँ, उसमें क्या सिंपल है बोलना, बोलो गलत बोल लो सर। फिर 77 और 1 नहीं होगा, क्योंकि 77 और 1 में एक जीरो वाला आ जाएगा, तो पॉजिटिव इंटीजर तो होगा नहीं है, मिनिमम इसका 2 होना चाहिए, मिनिमम इसका 3 होना चाहिए। तो 77 1 या 177 दोनों में से कोई नहीं चलेगा, तो हो ही गया मेरे ख्याल से खत्म। तो अब इसका सॉल्यूशन काउंट कर लो, 11 को 3 भिखारियों में नहीं, पहले एक एक देना पड़ेगा। 8 2 10 C2 45 ये हो गया, और इधर तो मेरे ख्याल से 2 दे दिया तो 5, तो 6 even, तो 51 तो यही हो गया। 45 प्लस 6 नहीं नहीं सॉरी, बट 45 गुने 5 नहीं नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लगेगा ना। इसका 45 इसका 6, तो 45 इंटू 6 ऐसा होगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ, और ऐसे ही उसका भी कर लेना, कोशिश करना, बाकी तो देख लो, किसी को पूछना हो फाइनल नक्की कर लो, ऑनलाइन ऑफलाइन में दोबारा आएगा तो अब जाएगा नहीं, ध्यान रखना दोनों सीट पे दो। देख लो भाई, 5 4 3 2 1 कम, लोग बोलते गो, नाउ गो। और क्या था, बेनोमिल। हाँ ठीक है, हम लोग आज चालू करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम, और ये भी आजकल जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में ही आता है। कम आता है बट आ जाता है आजकल। तो पहले तो एक टाइम था कि बहुत कम ही आता था, मतलब आता ही नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं कि इधर थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, आता है सवाल इसका। बहुत बार तो प्योर काउंटिंग का भी सवाल आ जाता है कि भाई काउंट ही करके निकालना पड़ता है कोएफिशिएंट वगैरह, तो जैसे उसमें बाइनोमियल थ्योरम में ये सब काम बहुत होते हैं कि कोएफिशिएंट निकालना, ये करना वो करना, कंपेयर करना, ये सब बहुत बर्बादी के काम है, समझ में आएगा। तो अब यही सब बच्चों को नहीं आता है, अपन हाई लेवल तो क्या ही पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएंगे तो सही, समझ में क्या। लेकिन हम लोग को बेसिक चीज ही नहीं आती है, जो हम बोलते हैं कि कोएफिशिएंट निकालना या दोनों साइड्स कोएफिशिएंट्स कंपेयर करना है। जैसे एक साइड अननोन दे देगा और एक साइड आप निकाल सकने की, मतलब आइडियली आप निकाल सकने की उसमें होंगे कोएफिशिएंट, ठीक है ना। जैसे दो चीजें एक्सप्रेशंस बराबर करके दिए हैं, आइडेंटिटी टाइप की चीजें। जैसे मैंने इधर लिख दिया a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, उधर लिख दिया मैंने क्या 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और बोल दिया कि फॉर ऑल वैल्यूज ट्रू है, तो ऑफ कोर्स a0 उधर के कांस्टेंट से बराबर होगा, a1 उधर कोएफिशिएंट ऑफ x से बराबर होगा, a2 उधर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से बराबर होगा। तो यही सिंपल सी चीज जो होती है, यही बहुत भारी हो जाती है, ठीक है ना। और इसी में बच्चा जो है नहीं परेशान होता रहता है। तो अपन पहले ही समझ ले कि सब छोटी छोटी चीजें होंगी, ठीक है, और वो करना होगा। दूसरी चीज है कि हमें सीरीज वीरीज के बहुत सारे सवाल करने होंगे, तो वहां पे भी मैं बोलूंगा कि आपको सीरीज को सबसे पहले ऑब्जर्व करना आना चाहिए। वो आपको घूरे इससे पहले आप उसको घूरो,
नहीं, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना, नहीं तो उसने डरा दिया तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा होगी, ठीक है। तो पहले तो अपने अंदर का जो डर है, छटपटाहट है कि नहीं सीख पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, इसको पहले साइड रख लो, ठीक है ना। अगर उसके लिए लगता है कि नहीं सर मैं स्प्राइट पी के कर सकता हूँ ये काम, सब क्लियर रहेगा, ठीक है नहीं, या आज कुछ तूफानी करते हैं, डर के आगे जीत है, जो भी तुम्हें लगे, समझ में आ गया। तो एक बच्चे ने तो चालू भी कर दिया इसका मुझे लगता है अलग है, छोटा छोटा बनाते जाओ इसका हाई लेवल है। तो अपन उस चीज का भी ध्यान रखेंगे, सही है क्या। तो पहले तो हम लोग बात ही कर लेते हैं कि व्हाट इज बाइनोमियल, ठीक है ना। जैसे कुछ टर्म्स बहुत ज्यादा इंग्लिश में चलते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और भी चलते होंगे, मुझे क्या लेना देना। लेकिन मोनोमियल किसको कहते हैं, बाइनोमियल किसको कहते हैं। तो मोनोमियल हम लोग बोले कि सिर्फ एक ही टर्म हो, नहीं सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल। अब बाइनोमियल किसको कहते हैं, दो डिफरेंट टर्म्स, दो डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स। जैसे अगर कोई बोले x + 3x, तो दिस इज नॉट बाइनोमियल, दिस इज मोनोमियल, समझ में आएगा। तो इसीलिए बोले दो डिफरेंट, डिफरेंट मतलब अलग अलग, और डिसिमिलर भी हूं। अब इससे आगे तो अंग्रेजी नहीं आती मेरे को, ठीक है ना, बाकी यहां तक समझना हो तो समझ लेना। तो दो डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स अगर कनेक्टेड है विथ प्लस और माइनस साइन, तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, बाइनोमियल। जैसे अगर कोई बोले x + y है, अच्छा चलो, लेकिन जैसे कि अगर कोई बोलता है x + y, या दिस इज बाइनोमियल, ठीक है ना। कोई बोलता है x + x² या x - x², यो बाइनोमियल। कोई बोले x + 1/z, बाइनोमियल, ठीक है ना। तो हम लोग बोले कि जितने भी हैं, कोई बोलेगा हाँ माइनस ले लिया, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई बोले कि दो डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स कनेक्टेड विद प्लस और माइनस साइन, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज बाइनोमियल, समझ में आएगा। और तो बाइनोमियल थ्योरम में जस्ट अ फॉर्मूला, जैसे हम a + b का होल स्क्वायर बचपन में देखते थे, जब मैं छोटा बच्चा था a + b का होल स्क्वायर करता था, नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, x + y की पावर n। समझ, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है अभी छोटा बच्चा ही है क्या, हाँ। अच्छा, हर एक आदमी के अंदर एक बच्चा तो जीवित रहना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, अंग्रेजी में एक लाइन डेडिकेट कर सकते हैं बाइनोमियल के लिए। टू डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स, two different dissimilar terms connected with plus or minus sign, two different dissimilar terms connected with plus or minus sign, two different dissimilar terms connected with plus or minus sign is called as, two different dissimilar terms connected with plus or minus sign is called as binomial, is called as binomial, ठीक है। और बाइनोमियल थ्योरम क्या है, फॉर्मूला है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम x + y की पावर n इसको एक्सपैंड करते हैं, नहीं इससे एक्सपैंड करते हैं। तो हालांकि बच्चे अलग अलग तरीके से सोचते हैं, एक्सपेंशन मतलब अब सर एक्सपैंड करते हैं मतलब थर्मली करते हैं क्या, नहीं बेटा, थर्मली नहीं करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे तो बहुत ही बेसिक से इसको समझते हैं कि अच्छा एक्सपैंड करने के लिए कह रहे हैं, तो अच्छा इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करके फिर ऐसा हो जाए, नहीं और एक्सपैंड कर देते हैं सर, नहीं तो मतलब ये एक्सपैंड करना नहीं है बेटा, ठीक है ना, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मत करना, ठीक है ना। सर ने कहा एक्सपेंड करने के लिए, हम तो लाल जैकेट पहन के ऐसे करेंगे आपने को ये सब काम नहीं करना है, पक्का क्लियर। क्या करना है उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बात करूंगा, इसको लिखवा भी देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग बोले कि एन के बारे में, कि एन एक चीज तो हो सकता है क्या, दिस इज कैन बी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स इंग्लिश है, बट कुल मिला के आप समझो कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्या मतलब x + y का स्क्वायर, x + y का क्यूब, x + y की मतलब पावर की बात कर रहे हैं 5, ऐसे मतलब बहुत सारे हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो एक तो ये होता है, दूसरा एक होता है कि n इज नेगेटिव इंटीजर और, ठीक है ना, फ्रैक्शन। तो हम लोग ये जो एक्सपेंशन है हम लोग दो सूरतों में पढ़ेंगे, एक तो क्या है कि जब n नेचुरल होगा, और दूसरा कब पढ़ेंगे, जब हम लोग बोल रहे हैं n क्या हो, नेगेटिव इंटीजर हो या फिर कैसा हो, फ्रैक्शन हो, ठीक है ना। तो जेई एडवांस तो यहीं तक है,
हालांकि अब उसने चेंज भी कर दिया 2023 से कुछ सिलेबस, तो मेन वाले पार्ट को भी एडवांस में रख लिया है हालांकि। तो मेरा मानना है कि इतना गिर गए हैं तो ये भी गिर ही जाएंगे और थोड़ा और ही गिर जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो जेई एडवांस बस यहीं तक है, लेकिन जेई मेन में ये भी आता है और ये भी आता है, समझ में आएगा। मतलब नेगेटिव इंटीजर के लिए भी आएगा, फ्रैक्शन के लिए भी आ सकता है एक्सपेंशन, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो पूरा है नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव जो भी है, ये सब जो है ये जेई मेन का पार्ट है। मतलब अभी तक तो ये सिर्फ नेचुरल नंबर तक ही बात करता है बायनोमियल थ्योरम में, कौन, जेई एडवांस, समझ में आएगा। लेकिन इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज क्या है कि बहुत सारे हम पीएनसी के भी जो सवाल होते हैं वो बायनोमियल ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें इधर जाना पड़ता है। यानी कि जेई एडवांस के भी कुछ सवाल जो हो सकता हो कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हो, नॉट नेसेसरली बायनोमियल, उसके लिए हमें यहाँ जानना ही है। तो तुम तो इतना मगजमारी करो ही नहीं, तुमको तो पढ़ना ही है दोनों, बाढ़ में जाओ क्या लेना देना मेरे को, ठीक है ना। तो ठीक है, बस अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखना बायनोमियल थ्योरम इज अ फॉर्मूला कहीं कहीं बायनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम ही है। बायनोमियल थ्योरम इज अ फॉर्मूला बाय विच binomial theorem is a formula by which any positive integral index power, by which any positive integral power by which any positive integral power of a binomial expression by which any positive integral power of a binomial expression can be expanded in form of series, ठीक है ना, ऐसे नहीं एक्सपेंड करें इसलिए लिख दिया कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज बायनोमियल थ्योरम। तो मेरे ख्याल से ये चीज अगर लिखना चाहो तो आप खुद से लिख लो अपनी कॉपी में, बाकी नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, ऑनलाइन में सब क्लियर है भैया, ऑल Yes, sir. क्लियर, मतलब क्लियर है, ठीक है। सबने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से ऑनलाइन में, तो फास्ट लिखते हैं बच्चे उधर। चलो हाँ लिखो, अभी लिखो तुम लोग। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से काफी लिख लिया होगा, तो इतना तो मैंने भी नहीं लिखा है मैंने भी कहा लिखा है। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर हिस्टोरिकली बात करें तो हिस्टोरिकली तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि इनिशियली अगर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब निकालना होता तो कैसे ही निकालते होंगे, मल्टीप्लाई करके ही निकालते होंगे, और क्या करते होंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई है, 4 बार मल्टीप्लाई करना होता है पावर 4 तो 4 बार कर लेते होंगे, ठीक है ना। फ्री तो रहते होंगे, कौन सा हमको इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाना होता होगा, नहीं क्या रो पोस्ट डालना है, उसका लाइक करने हैं, अपन को उस वाले प्रोफाइल में भी जाना है, तो उतना थोड़ी रहता होगा। मल्टीप्लाई करते हैं सुबह शाम, ठीक है ना, भैंस चराया बगल में और मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो पहले तो ऐसे ही था कि मल्टीप्लाई कर लेते थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रायंगल, जिसको आप शायद सुनते होगे, ध्यान से सुनना नाम, कुछ गलत मत इंटरप्रेट करना, पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो मान लें कि एक था क्या पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या हेल्प करता था कि जो आप पावर से एक्सपैंड करते हो ना, तो उसके कहीं ना कहीं कोफिशिएंट्स बतला देता था। आप बोलोगे सर कैसे बतला देता था, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग सर आई थिंक। अरे भाड़ में जाओ, सुनो। तो हम लोग बोले कि कुछ खास इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा खासा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे ट्रायंगल है तो पहले ट्रायंगल तो बना ही लेना। हाँ जाना यार, फिर नहीं तो इधर उधर भाग जाता है लाइन। चले निकल। तो इस तरह से कोई ट्रायंगल ट्रायंगल बना देते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे अगर कोई बोले x प्लस वाई की पावर 1, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई की पावर 4, सॉरी पास्कल ट्रायंगल से हम इसको कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर भी किसी को दिक्कत आ रही है सुनने में तो मैं लिख ही देता हूँ नाम, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। इट स्टार्ट्स विद पी, ध्यान रखना। तो हम लोगों ने कि इस तरह से अगर एक्सप्रेशन हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि साइड साइड में क्या है कि 1 लिखा रहता है। हालांकि हम इसे यूज करने वाले नहीं है, जस्ट इट इज हिस्टोरिकल फैक्ट, तो इसलिए बात कर ले रहे हैं थोड़ा सा। तो साइड साइड पे तो 1 लिख देते हैं, और इसका खैर यूज तो और भी ज्यादा हो गया है, लेकिन अब वो उतना अपने काम का नहीं है।
बहुत सारे लोग लग रहे हैं हिस्ट्री क्लास चलेगी, लगता है पिरामिड बना दिया इन्होंने। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं कर रहा है मैं। तो साइड साइड्स पे 1 रहेगा, ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। और भी लाइंस बनानी है आपको, धड़ धड़ बनाते जाइए। फिर इसमें क्या करते हैं, किसको जोड़ जाड़ के लिखते हैं, जोड़ जाड़ के। अरे यार बदतमीजी है। अबे गया गजब कर गया नहीं गया साला, अपने मास्टर के बेवकूफ समझते हैं, तुम्हारे मास्टर ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है बे। इधर देख, तो हम लोग बोले क्या कि इसको जैसे जोड़ के लिखते हैं यहाँ पे क्या 2, ठीक है, क्या लिखते हैं 2। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि फिर इधर ऐसे ही होता होगा ना तुम्हारे साथ कि 3 जगह फॉर्मूला लगाते होगे अपने हिसाब से और सॉल्व हो जाता होगा, तो लगता होगा ये फॉर्मूला काम कर रहा है ऐसे टाइम पे पुको जब गायब हो रहा हो ट्रिक होता है बेटा, बर्बाद होने का। अच्छा देखो इधर, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 3। तो ये सब कोएफिशिएंट्स बतलाते हैं। अब बोलोगे कैसे, तो ऐसे तुम लोगों को समझ में आया होगा। चल बेटा चल 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 चल, चल। तो हम लेने की ये भी क्या हो जाएगा 3। एक और लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, बाकी आप ऐसे बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो। जाना है? हाँ तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, फिर इन दोनों का 6 और फिर ये हो जाएगा 4। तो ये क्या कोएफिशिएंट्स है। अब बोलोगे सर काम कैसे करता है, सुनना ध्यान से। जैसे ये वाला जो है ना लाइन, ये x + y की पावर 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, ये वाला 4 के लिए। कोई बोलेगी अगला वाला, तो 5 के लिए आप लिख सकते हो। क्या करना होता है, इसके हाईएस्ट पावर से चालू करो और इसका एक एक पावर कम करते रहो और दूसरे वाले का एक एक पावर बढ़ाते रहो और कोएफिशिएंट यहाँ सेलेक्ट करते रहो। जैसे हम इसके हाईएस्ट पावर चालू करते हैं तो क्या होगा, x की पावर 1 नहीं, और कोएफिशिएंट कहां से लेंगे, उधर से साइड से 1, और इसका एक पावर कम करेंगे और दूसरे वाले का एक पावर बढ़ाएंगे, तो x की पावर 0, y की पावर 1, और फिर से इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। इसमें आपको ज्यादा विजिबल नहीं होगा, लेकिन इसमें देखो और अच्छा से दिखेगा। इसके हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करो, x², कोएफिशिएंट क्या लेंगे बच्चों, यहां से 1, ठीक है ना। फिर अगला हाँ लो लेगी, कोएफिशिएंट क्या यूज होगा 2, और इसका एक पावर कम और y का एक पावर ज्यादा, और प्लस अगला वाला कोएफिशिएंट 1 और x का एक पावर फिर से कम 0, और y का क्या रहेगा स्क्वायर। को बजे x + y का होल क्यूब, तो फिर से देख सकते हो कि x के हाईएस्ट पावर चालू होगा तो क्यूब तो 1 × x³, फिर अगला देखना 3 दिख रहा है, और फिर क्या होगा x² और फिर क्या y, और फिर अगला वाला बोलो 3 और इसका एक और x y² और प्लस y। अब इसके बारे में कोई लिखना चाहे तो मैं देखो डायरेक्ट लिखते जा रहा हूँ। 1 हाईएस्ट पावर क्या होगा x का 4, फिर 4 x³ y, फिर बोलो 6 x² y², फिर क्या आएगा 4 x y³ और प्लस y की पावर बोल रहा हूँ 4, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ पास्कल ट्रायंगल वाज यूज्ड, कि अगर हमको कोई हाईयर पावर पे एक्सपेंड करना होता था तो कोएफिशिएंट्स इधर से उठाते जाते थे और ऐसे लिखते जाते थे, समझ में आएगा। तो दिस वाज द यूज ऑफ पास्कल ट्रायंगल। बट अब हम इसके बारे में कोई बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है बाइनोमियल थ्योरम की, तो हम डायरेक्टली उसको यूज में लाएंगे। लिख दिया हो तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई ऑनलाइन में? यस सर। मुझे लग रहा है कि अब एनटीए वाले ना, हम लोग का सिलेबस खत्म होगा उसके बाद लगता है जेईई मेन का निकालेंगे डेट, नहीं है कि अब तुम लोग करो तैयारी। सो ही गए हैं मेरे ख्याल से,
तो फिर रिवीजन चालू करेंगे ना, और क्या। ठीक है, ज्यादा रहेगा उसमें क्या है, खत्म तो होगा ही ना। हाँ, स्कोर देखो 2 तो हो ही जाएगा तुम लोगों का, 2 स्कोर तो हो ही जाएगा मेरे ख्याल से। मैंने अब मतलब बहुत आगे तक चला जाएगा, सितंबर तो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अपन अगर मान के चलो कि जुलाई तक अगर करते हैं, लेकिन लग नहीं रहा, लग नहीं रहा वो। 4 मेन होगा भी तो बड़ा अजीब सा होगा कि 1 महीने के पहले वीक में होगा, 1 महीने के लास्ट के वीक में होगा, ऐसे ही कुछ होगा। तो इफेक्टिवली तो 4 नहीं बोल पाओगे, इफेक्टिवली तो आप बोल लो कि 2 दिया तो 2 या 3 दिया तो 3। तो लेने के लिए 4 ले भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो आते ही है ना, एग्जामिनेशन फी तो मिलता ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है। सरकार को पैसा चाहिए, ठीक है ना, जीएसटी के साथ, तो वो तो मिल ही रहा है, क्या दिक्कत, तो ले लेंगे वो, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे 4 अटेम्प्ट तो इसलिए दिया है कि शायद हम लोग की हेल्प करना चाहते हैं ना। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं रहता। सब पैसे का कारोबार है, ये देखो। हाँ, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि बाइनोमियल थ्योरम में यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब जो हम एक फॉर्मूला देखने वाले, दैट इज x प्लस वाई रेज टू द पावर n। ठीक है ना, x प्लस वाई की पावर क्या है, n। तो देखते हैं, तो पहले इसमें मैं कुछ बात बोल देता हूं, ठीक है ना, बाकी आप समझ लीजिएगा। और अगर करोगे वैसे तो गड़बड़ हो सकता है, मतलब इट इज काइंड ऑफ कन्वेंशन कि ऐसा ही करना है, ठीक है ना, नहीं तो फिर आगे बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है। क्वेश्चन कुछ बोल रहा होगा, आप कुछ कर रहे होंगे, आंसर कुछ होगा, आपका कुछ और आ रहा होगा, ठीक है, ऐसा चल रहा होगा कुछ मिला के। तो हम जब इसका एक्सपेंशन करते हैं, अभी हम किसके लिए बतला रहे हैं, ओनली फॉर एन नेचुरल, ठीक है ना, एन क्या नेचुरल। तो हम लोग बोलेंगे क्या करेंगे कि x के हाईएस्ट पावर से चालू करेंगे। अब कोई बार बार सोच रहा होगा सर ये बोलते तो x का हाईएस्ट पावर पता नहीं क्या बोल देते हैं, उसके बाद 4 बोल देते हैं, कभी 3 बोल देते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आप x प्लस वाई की अगर n ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक से अगर x आएगा मल्टीप्लीकेशन, तो हाईएस्ट पावर x का n बनेगा। तो यानी कि हम लोग बोले इसके हाईएस्ट पावर से चालू करना है, ध्यान से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इसके मतलब क्या, x नहीं, हाँ जो इधर होगा। अब मैं साला इसको y प्लस एक्स लिख दूं तो बच्चे बोलेंगे अच्छा x, तो तुम साले x के चक्कर में ही बर्बाद हो गए। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इधर वाला जो टर्म होगा उसके हाईएस्ट पावर से चालू होगा। हालांकि कोई बोले सर इधर वाले चालू कर दे तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, नहीं डिफरेंट कुछ नहीं होगा, तुम्हारा पास गलत होगा। नहीं, वैसे भी फरवरी आ ही गया है, मौसम है ही तुम लोगों का। तो हम लोग क्या, तो इसके हाईएस्ट पावर चालू करने, वो भी मैं बतलाऊंगा कि कैसे कटेगा, देखना। तो हम लोग कि इसके हाईएस्ट पावर चालू करने मतलब कहां चालू करोगे, x की पावर n, और कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट यहाँ क्या लगाओगे, nc0, प्लस अगले वाले में क्या होगा, nc1, इसका एक पावर डाउन होगा और दूसरे वाले का एक पावर अप होगा, मतलब x की पावर इनटू अगला वाला क्या होगा, nc2, x की पावर इनटू इसका एक पावर और बढ़ेगा। अब ऐसे लिखता रहा तो क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे डॉट डॉट और डैश डैश, अपने बारे में नहीं सोचेंगे कुछ भी। तो हम लोगों ने कि टिल कहां तक जाएगा, NCN, x की पावर फाइनली क्या हो जाएगा 0 और y की पावर क्या हो जाएगा। तो दिस इज हाउ इट कैन बी एक्सपेंडेड, समझ में आएगा। अब लेकिन कोई बोले कि नहीं सर मैंने NC0 इंटू वाई की पावर n लिख दिया, इसके हाईएस्ट पावर से चालू किया, ठीक है ना, तो लपड़ तो बाद में मारेंगे, पहले समझा लेते हैं, नहीं समझाने से शायद काम चल जाए। तो क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि NC0 इंटू वाई की पावर n भी तो चलेगा, क्योंकि NCN और NC0 तो सेम होता है, तो टर्म में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है। फिर इधर से कोई बोलेगा कि यहाँ भी तो सर वैसे ही हो गया ना सर, कि NC2 हो गया की जगह NC2, और फिर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, नहीं सॉरी y की पावर n-1 और x हो जाएगा। तो इधर से भी तो वही चीज आएगी ना सर, NC(n-1) और वो सेम चीज आएगी। तो बात तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन मान लो कि कोई मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, अगर हम दोनों को सही बिठा देते हैं, ठीक है ना, और मैंने बोला कि द रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म एंड द फिफ्थ टर्म इज गोइंग टू बी 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाना एंड ढिमकाना। तो जैसे ही मैंने बोला रेशियो ऑफ द फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, नहीं तो कोई एक बहुत मासूम सा बच्चा है, उसने तो मेरी बात मान के ये गला कम कर लिया, और कोई उससे भी ज्यादा मासूम है,
समझ गए ना क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं उसने उल्टा कर दिया। तो आपको फील आ रहा है कि जो फोर्थ और फिफ्थ टर्म का जो रेशियो है वो दोनों का सेम नहीं आएगा, नहीं समझ में आया? तो वहां गड़बड़ हो जाएगी। तो ये तो हम खुला छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए कन्वेंशनली कहा जाता है कि हम लोग इसके मतलब इधर जो टर्म होगा उसके हाईएस्ट पावर से चालू करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्मली जब अब इसकी बात होगी तो सब यही सोचते हुए काम करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ टर्म का रेशियो तो सबके लिए सेम होगा, अदरवाइज सबके लिए वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आएगा? तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो उस चीज को हटाने के लिए कन्वेंशन है बिल्कुल कि इसके हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे, एक एक कम होता जाएगा इसका पावर, दूसरे वाले का एक एक पावर राइज होगा, और ये कॉम्बिनेटोरियल कोएफिशिएंट्स या बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स NC0 NC1 NC2 इस तरीके से लगता जाएगा। कोई पूछेगा ये आया कैसे सर, तो उस पर भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट का खेल है, ठीक है ना। तो थोड़ा भी समझदारी अगर आप में है तो समझ जाओगे, और नहीं समझदारी है तो आप तो याद ही करोगे और क्या करोगे, ठीक है ना। तो जैसे अगर इसके प्रूफ पे जाए हम, तो प्रूफ करने का एक तरीका होता है मैथमेटिकल इंडक्शन, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन भी ठीक ठाक तरीका है, लेकिन अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है मेरे को। तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें क्या है कि हम ऐसे सोचते हैं कि इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एन टाइम्स लिखते हैं, ओके। कितनी बार लिख रहे हैं? एन टाइम्स, क्योंकि x प्लस वाई की पावर एन, एन इज नेचुरल, तो यही x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एन टाइम्स, ठीक है ना। अब सोचना एक चीज कि अगर तुम x की पावर k बनाते हो, नहीं, अच्छा, हर एक से एक एक टर्म आएगा, इधर x और y, क्योंकि जब आप सारे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई कर रहोगे तो इससे या तो कोई, आप ऐसा सोचो ना कि या तो x आ रहा है या y आ रहा है ऊपर, और वो मल्टीप्लाई होगा सब में, इधर से x या y, इधर से x या y, इधर से x या y, ऐसे करके आता जाएगा, समझ में आएगा। और वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर टर्म्स बना रहा हूँ। जैसे मान लो इधर से x, इधर से x, इधर से x, इधर से x, तो x की पावर n बन जाएगा। अब कोई बोले इधर से x x x और इधर से y, तो x की पावर n माइनस वन इंटू वाई, लेकिन ये एक तरीके से नहीं बनेगा, और भी तरीके से बन सकता है, इससे y, इन सबसे x, नहीं। और मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, क्योंकि सारे ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे तो तुम x का अगर पावर n बना दिए या x का पावर k बना दिए तो y का ऑटोमेटिक पावर n माइनस k ही बनेगा, क्योंकि अगर तुमने x की पावर k बनाया था तुमने k ब्रैकेट से x निकाला होगा, नहीं, तो बचे से कद्दू थोड़ी निकलेगा, y ही तो निकलेगा। तो यानी वो तो y की पावर n माइनस k अपने आप ही बन जाएगा ना। तो मैं बस एक चीज पे फोकस करूंगा, y पे, क्योंकि x पे फोकस करने पे दिल में दिक्कत आती है, नहीं, तो हम लोग दिन में दिक्कत आती है, कुछ और तो नहीं सुना ना। तो हम लोग बोले कि y पे हम सिर्फ फोकस करेंगे। जैसे अभी इसमें मुझे क्या बनाना है, पहले टर्म में y की पावर 0, अबे y पे फोकस करना है, तुम चले फिर से x पे चले गए। तो हम लोग y की पावर क्या बनाएंगे, 0। तो क्या किसी ब्रैकेट से y सिलेक्ट करना है? नो। तो हम क्या करेंगे, NC0, मतलब n में से कोई ब्रैकेट सिलेक्ट नहीं करेंगे, किसके लिए, y के लिए। तो NC0 और y की बार जैसे ही 0 बना, x अपने आप क्या हो गया, ठीक है ना। तो एक तो पहला टर्म बन गया। अब कोई बोले सर y की पावर 1 बनाना है, तो x की पावर n-1 अपने आप बनेगा। तो y तो किसी ब्रैकेट से ले सकते हैं ना, कितने ब्रैकेट हैं, n में से एक ब्रैकेट सिलेक्ट करो, उससे y ले लो, और बचे हुए से क्या ले लिया, x। तो कैसे बनेगा उसका कोएफिशिएंट, NC1 से एक ब्रैकेट लिया, उससे y लिया, और बचे हुए से x की पावर n-1, दिख रहा है एकदम साफ साफ। अब इसमें y स्क्वायर बनाते हैं, तो दो ब्रैकेट से y लूंगा मैं, ठीक है ना। ये आगे चल के मैं और फास्ट करने लग जाऊंगा ऐसी ऐसी चीजों में, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ऐसे क्या हो रहा है, तो देख लेना। तो हम लोग अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, दो ब्रैकेट से y लेंगे, तो NC2, कोई ब्रैकेट ऑपरेट नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि सर इससे तो टर्म ना आए तो चलेगा, अबे सबसे आएगा भाई। तो NC2 से दो ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया, उससे क्या निकाल लिया, y, और बचे हुए से x, तो अपने आप बन गया ना NC2 x। और ऐसे करते 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 हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे y निकालते हैं, तो n ब्रैकेट सेलेक्ट कर लेंगे, y की पावर n बन जाएगा, और x अपने आप क्या बन जाएगा, बाबा सारे टर्म आ जाएंगे। तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। whose question was this actually? Yeah, he's a very good student. अच्छा, रियल नहीं भी हो तो क्या चलेगा, दिक्कत है। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आयटा प्लस 5 की पावर n, या आयटा प्लस कोई और नंबर ले लो यार 5 की जगह, बोलो तुम ही बोलो एक कोई नंबर, 4, वेरी गुड। तो क्या दिक्कत आएगी, मतलब कोई दिक्कत आएगी क्या, मुझे तो नहीं लगता है।
मैं पर्सनली मुझे नहीं लगता, बाकी अगर तुम लोगों को लगता है जैसे अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेस और b और नेचुरल मतलब मान लो रियल नहीं हम इमेजिनरी ले ले तो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। ये वही वाली क्लास तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाली क्लास पे आ गए क्या? मुझे थोड़ा फील आया वैसा ही वाला, कुछ अपनी बात ऐसी हुई थी मतलब उस दिन भी यही समझाते रह गए। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से प्रूफ लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे अपन। आज कैसे आ गए? हाँ भारी वाला था क्या कुछ, या जबरदस्ती हंस रहे हो? क्या बोल रहे हैं? बोल बोल बोल, घबरा मत। हाँ सही बोल रहे, दांत दिखाने थोड़ी बोलते हैं। हम पूछ रहे हैं कि तुम कैसे आ गए, तो तुम दांत दिखा रहे हो तो गलत बात है। झाड़ दोगे इसका? हाँ झाड़ दो दांत इसके। चलें आगे बढ़े? श्योर? तो ये तो हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है ना, हम बात करेंगे इसके हाइलाइट्स के बारे में वैसे तो, बट उससे हाँ चलो हाइलाइट्स ही लिख लो, हाइलाइट्स में लिखवा दूंगा। हाइलाइट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हाइलाइट्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो पहली चीज हाइलाइट में हम लोग लिखते हैं जनरल टर्म। क्या लिखते हैं हम लोग? जनरल टर्म। तो आप बोलोगे सर जनरल टर्म मतलब? तो गाइस जनरल टर्म का एक सिंपल सा मतलब होता है जनरल टर्म, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर जनरल टर्म की बात करें, ये ऑनलाइन में नहीं दिखता हुआ कलर, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई सीरीज में nth टर्म लिखते हैं या rth टर्म लिखते हैं, वैसी वाली बात बोल रहे हैं। जनरल टर्म का मतलब वही वाली चीज, ठीक है ना, कि rth टर्म बताओ, nth टर्म बताओ, kth टर्म बताओ, मतलब कुछ भी इस तरह का, समझ में आएगा। तो जैसे अगर हम इसमें इसका rth टर्म लिखें, पहले देखो ध्यान से, तो rth टर्म में क्या हो रहा है, देखो जैसे पहला टर्म में क्या है nc0, इधर क्या है nc1, दूसरा है ये हरभजन वाला नहीं टर्म nc1, ठीक है ना, तीसरा है ये nc2, तो rth में क्या होगा r माइनस वन, एकदम जमा के दिए बेटा, nc r, और x की पावर, इन दोनों का हमेशा डिफरेंस है, देखो देख रहे हैं। तो हाल कि यहाँ पे x की पावर n माइनस आर प्लस वन, ये तो याद ही रहता नहीं, जहां n माइनस आर माइनस वन हो जाता है तब भी यही लिखते हैं हम तो, ठीक है। और y की पावर डायरेक्टली है ये देखो, नहीं ये वाला देखो, तो इधर देखना y की पावर r माइनस वन। अब ये देखने में ना बहुत सड़ा सा लग रहा है, तो हम इसको जनरल टर्म नहीं बोलते। तो बोलोगे फिर नहीं पढ़ना है, मजा आ गया, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ऐसा नहीं है। तो हालांकि आर एट टर्म को नहीं बोलते हैं, ये बोला मैंने, ठीक है ना, हालांकि आर प्लस वन एट टर्म को बोलते हैं, बोलते तो हैं। किसको बोलते हैं बच्चों? आर प्लस वन एट टर्म को। तो अब आर प्लस वन एट टर्म को बोलेंगे तो डेफिनेटली एनसीआर हो जाएगा, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है नहीं। और ये x की पावर क्या हो जाएगा n माइनस आर, देखने में ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर y की पावर r, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि हम लोग बोले कि ये जब सब अच्छा लग रहा है तो बहुत ही अच्छा लगने लग गया नहीं। तो बोले कि दिस इज गोइंग टू बी द जनरल टर्म ऑफ दिस माइक चेक दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्या है फिर, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें क्या लफड़ा हो जाएगा फिर, अब आगे चल के क्या होता है कि आपने को पूछता है कोई कि बताओ कौन सा टर्म होगा इस सीरीज का जो ये फलाना ढिमकाना रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर रहा होगा, तो आपका आ जाएगा आर का वैल्यू 5। आपने बोल दिया 5वां टर्म, नहीं पता चला बाहर जाके गए और देखा कि अरे आंसर किया, अरे यार इट्स अ लिली मिस्टेक, बस सिली मिस्टेक, मतलब समझ रहे। तो भाई जब आर की वैल्यू से 5 आएगी तो 5वां टर्म नहीं है, वो छठा टर्म है, क्योंकि आप टर्म की जब बात कर रहे हो, आर इज नॉट
डिसाइडिंग द विच टर्म इट इज। आर तो अपने आप में एक वैल्यू है। हाँ, तो tr+1 जब तुम जनरल टर्म लेके चले तो तुम्हारे हिसाब से अगर आर की वैल्यू 5 आ रही है तो वो कौन सा टर्म होगा जो सारे रेस्ट्रिक्शन, हाँ वो कौन होगा, 6th टर्म होगा। ठीक है ना। तो ये चीज का हमको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा, और अगर नहीं रख पाए तो है ही अपने पास नहीं, सिली मिस्टेक देख लेना। ठीक है सबके लिए? ऑनलाइन में भी ठीक है भाई? लिख लिया सबने? यस सर। गुड। कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं ऑनलाइन से भी। ठीक है, तो सबने लिख लिए? कोई लिख रहा है अभी भी? 2 बच्चे लिख रहे हैं। हाँ लिखो लिखो लिखो। और लिखना है? मन भर गया? गुड। ताले की एक चीज तो ये, दूसरा पॉइंट क्या लिख रहे हैं कि अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स देखिए और बतलाइए। नहीं, क्या देखिए? नंबर ऑफ टर्म्स इन द 6 में कितने? n+1। समझ में आएगा? यहां भी भारी मिस्टेक होता है। बच्चे क्या है, मतलब x + y की पावर n, अरे कितना सूत्र रहेगा बे, आप उठ जा। नहीं, चलना x + y की पावर n ही आता है, मतलब जहां देख लिया n बस n ही आता है। ठीक है ना भाई? यहाँ पे देखो, आंख खोल के, घुटना दबा के, 0 से चालू हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये n+1th टर्म है, यानी कि टोटल टर्म होगा क्या? n+1। तो लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of x plus y की पावर n is n+1. Total number of terms in the expansion of x plus y की पावर n is n+1. क्या उसको हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, जैसे हम ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई बोले कि सर x + y + z की पावर 11 में टोटल डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स कितने होंगे? नहीं, ऐसे कोई भी सवाल आ सकता है। नहीं, जैसे यहां पे आ गया, बुझा रहा है? हाँ। तो अपन ऐसे सोचे कि ये दोनों भिखारी हैं, अगल बगल मत देखो, ठीक है ना, ये दोनों क्या है? भिखारी हैं। और ये n क्या है? सिक्के। अब ये n सिक्के जितनी तरीके से दो भिखारियों में बटेंगे, देखो ये भिखारियों में बट रहे हैं, जैसे यहाँ देखोगे ना x की पावर n बटा, मतलब सारे सिक्के x वाले भिखारी को मिल गए, और y के पास नहीं। हाँ, और इधर देखोगे तो n-1 क्या मिल गया x को, और y को कितना मिला? a। ऐसे करके ये बट रहे हैं, सिक्के बट रहे हैं। तुम लोग बोले बाइनोमियल पढ़ रहे हैं सर, हम तो सिक्के कहाँ बट रहे हैं? नहीं, बट तो सिक्के ही रहे भाई, ध्यान से देख। ठीक है ना, आज नहीं तो कल मिलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि ये आप ध्यान से देखिएगा तो वो सिक्के ही बांट रहे हैं, तो अपन n को 2 भिखारियों में बांटना है, तो कितने फेक पॉइंट? एक। n+1 c1, यही तो आएगा। कोई बोले इसमें डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स कितने होंगे भाई? हाँ, 3 भिखारी आ गए, 11 सिक्के हैं, शुभ हैं। तो 11 सिक्कों को 3 भिखारी में बांटना है, कितने फेक पॉइंट? 2, तो 13c2। नहीं चमका? पक्का? तो बोलो तो आगे चमका दो। नहीं चमक गया ना? पक्का? देख लेना। तो हम लोग बोले कि यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब कोई बोलता है मान लो कि 1 + x + x², अभी मैंने क्या एक चीज लिखी थी, x + y + z की पावर 11। नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछ लेना भाई कि क्या हो रहा है सर यहाँ पे, तो मेरा आंसर होगा पढ़ाई। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स बोले? 13c2, तो इसमें भी तो 13c2 होंगे, 3 टर्म्स हैं। पक्का? नहीं, बुड़बक द ग्रेट। अब भाई ये आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ये यहाँ डिपेंडेंट हो रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? तो आप सोचोगे कि इसका जो सबसे छुटका वाला टर्म होगा वो होगा, मैं 11c0 के टर्म में नहीं लिखता हूं, चलो हटाओ इसको, मैं इसको लिखता हूं, सपोज कर लो इसका जो कांस्टेंट टर्म है वो a0 है, वैसे तो 1 है। अब बोले सर कैसे आपको इतनी जल्दी पता? अबे सब में 1 ही तो मल्टीप्लाई हुआ तभी तो कांस्टेंट बनेगा। फिर एक टर्म बनेगा किसका? कांस्टेंट का बनेगा, सॉरी x का बनेगा, कांस्टेंट का तो बना दिया मैंने। नहीं, ऐसे कर करके x का बनेगा ना, कि एक से x आ जाए और बाकी से 1 आ जाए। ऐसे कर करके हाईएस्ट पावर क्या बनेगा भैया? x की पावर 22 ऑफ कोर्स, कि जब हम लोग हर एक ब्रैकेट से कौन आएगा? x², तो वही तो सबसे हाईएस्ट पावर बनाएगा। तो कितने डिफरेंट डिसिमिलर टर्म बन रहे हैं भैया?
23 ओनली, नहीं समझ में आया। लेकिन इसमें कितने बने 13C2, तो ये गड़बड़ मत कर देना, जेई मेन वाले कर चुके हैं। तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना, नहीं उनका अपन नहीं पता। ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे मान लो, मैं छोटे पे दिखा देता हूं आपको करके, कि जैसे मान लो कि इसका x आया, किसी का y, किसी का z, तो वो हमेशा डिफरेंट बनेंगे। जैसे छोटे पावर पे देखते हैं अपन, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब है, तो एक्चुअली क्या होगा कि ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, नहीं। अब जैसे लेकिन इधर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कोई बोल रहा है अपने को, ठीक है। तो अब देखना, जैसे मैं इसमें एक्स क्यूब बनाता हूं, तो एक तरीका हो सकता है कि इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, एक्स क्यूब ही बना। अब कोई बोले इसका एक्स स्क्वायर, इसका एक्स, इसका 1, एक्स क्यूब बना। लेकिन यहां पे ये दोनों सेम नहीं, आप देखो इसका एक्स, इसका एक्स, इसका एक्स, मतलब मिडिल टर्म पकड़ना है, तो ये क्या बनाया वाई क्यूब, नहीं समझ में आया। अब जैसे मैंने इसका एक्स स्क्वायर, इसका एक्स, तो यानी कि इसका मैंने जेड पकड़ लिया, इसका वाई पकड़ लिया और इसका एक्स पकड़ लिया, ये डिफरेंट है ना पहले से, लेकिन इसमें दोनों में एक्स क्यूब ही बना हुआ, समझ में आ रहा है। तो यानी कि सिमिलर टर्म्स हो गए, डिफरेंट डिसिमिलर टर्म्स नहीं हुए, समझ में आ रही बात। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इधर तो कितने टर्म्स बनेंगे, 23 टर्म ही बनेंगे, लेकिन इधर कितने बनेंगे 13C2, लिख लेंगे, बाकी गलती कर लें तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ऑनलाइन में भाई? यस सर। तो भारी हो जाता काम, x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर होता था ना, तो फिर कुछ नहीं, x प्लस एक्स स्क्वायर को एक साथ पकड़ लेते हैं और फिर y के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर के हर एक में टर्म्स देखने पड़ते हैं कितने बन रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से ऐड करना पड़ता। नहीं ऐसे ही करना पड़ता, कोई चारा नहीं। क्या हुआ? ठीक है आगे बढ़े, लिख लिया। जैसे अगर आप इसमें देखोगे एक चीज, सम ऑफ द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई, देख पा रहे हो क्या? सॉरी इसमें नहीं, इसमें सम ऑफ द पावर्स एंड एक्स एंड वाई इन एवरी टर्म इज फिक्स इक्वल टू n, ठीक है ना। तो लिखना सम ऑफ द पावर्स of x and y in each term of the expansion, sum of the powers of x and y in each term of the expansion, sum of the powers of x and y in each term of the expansion of, in each term of the expansion of x plus y की power n, in each term of the expansion of x plus y की power n is n, ठीक है। ये जो NC0, NC1, NC2 है ना, NCN, इनको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाइनोमियल कोफिशिएंट या फिर कॉम्बिनेटोरियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, NC0, NC1, NC2 till NCN, NC0, NC1, NC2 till NCN are called as binomial coefficient or combinatorial coefficients. NC0, NC1, NC2 till NCN are called as binomial coefficient or combinatorial coefficient. ठीक है, It's called as binomial coefficient और combinatorial coefficient. एक पॉइंट और पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान सोच के बतलाना कि अगर हम rth टर्म फ्रॉम द एंड की बात करें, नहीं
rth टर्म किससे बात कर रहे हैं? फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन ओनली, ठीक है ना। तो अगर rth टर्म फ्रॉम द एंड की बात करें तो विच टर्म इट विल बी फ्रॉम, विच टर्म इट विल बी फ्रॉम बिगिनिंग। जो एंड से rth टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा? n माइनस आर स्क्वायर प्लस 1। श्योर है? देख लो, rth टर्म फ्रॉम द क्या बोले? एंड इज विच टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ऑनलाइन में ही बोल सकते हैं अगर किसी को आंसर देना तो। एक आ गया n माइनस आर माइनस 1। दोनों कप्तान की राय अलग अलग होगी इस बार। अरे तेरा अभी दोनों से कोई नहीं आया है? हाँ भाई, ऑनलाइन में भी किसी को आंसर देना दे सकते हैं। आई कैन हियर। नो वन। पहला वाला, यही वाला तुक्का मारना है अपन को। तो क्या है कोई बोल तो उसमें क्या है, लॉजिक थोड़ी लगाना है। हाँ, पहला वाला। ऑनलाइन में एक का किसी की कुछ आवाज आया लेकिन सुनाई नहीं दिया। हाँ, तो पहला वाला। पहला वाला, अच्छा। और कोई? हाँ, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें जो ये वाला है दैट इज रॉन्ग, और ये वाला भी। सर n माइनस आर प्लस 2। ठीक है, दिस इज n माइनस आर प्लस 2। हाँ, ऐसे ही तुक्का मार मार के जीवन जीते रहना। परफेक्ट कॉन्सोलिडेटेड नहीं, कॉम्प्रिहेंसिवली कुछ मत बतलाना, ठीक है ना। ऐसे तुक्का मारते रहना। तो सुनना, दिस इज गोइंग टू बी n माइनस आर प्लस 2th टर्म। बोला ये नया चीज आ गया साला, फिर इसको भी याद करूंगा मैं अब। नहीं, कोई बात नहीं। देखना, इससे rth टर्म फ्रॉम द लास्ट, ठीक है ना। तो मैं कहीं फिक्स कर देता हूं कि ये है अपना rth टर्म। मुझे नहीं पता कहां है, बट ये rth टर्म है। कहां से? एंड से। तो ये टोटल कितने टर्म्स होंगे इधर, इस टर्म को इंक्लूड करते हुए? इधर से rth टर्म है, ठीक है ना। तो इधर कितने टर्म्स हुए? हाँ, अभी कोई n माइनस आर प्लस कुछ बोल रहा था। मतलब गजब ही भिखारी टाइप का होगा। मतलब साला मैं पूछ रहा हूँ इधर कितने टर्म्स है। अभी इधर से rth टर्म है तो r ही टर्म्स होंगे ना बे। हाँ, एकदम शुद्ध महुआ लेकर आए हो क्या? ताले ले कि आर, तुम्हारे चक्कर में rh लिखना पड़ा। ताले ले 8 टर्म्स हो गए इधर। टोटल कितने टर्म्स हैं? n प्लस 1। तो इस टर्म के पहले पहले, इस टर्म के पहले पहले कितने टर्म्स होंगे? n प्लस 1 माइनस आर। तो जब स्टार्टिंग से काउंट करूंगा तो यहां तक तो n प्लस 1 माइनस आर आ गया। तो ये टर्म कौन सा हुआ? प्लस 1। प्लस 1 होगा ना। दीज नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 होगा, यानी क्या होगा? n माइनस आर प्लस 2th टर्म। ये छोटी सी चीज है, लेकिन गलत करना है तो करना है, ठीक है ना। जब सोच लिया है तो करके दिखाएंगे। तो लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, सॉरी rth टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है भाई, ऑनलाइन में समझ में आ गया? rth टर्म फ्रॉम द एंड, rth टर्म फ्रॉम द एंड is equal to, rth term from the end is equal to n minus r plus 2th term from the beginning, is equal to n minus r plus 2th term from the beginning in the expansion of, is equal to n minus r plus 2th term from the beginning in the expansion of x plus y की पावर n, in the expansion of x plus y की पावर n। और फिर अब इससे क्या कह सकते हैं कि हम कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होगा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर गोइंग टू बी इक्वल। जैसे आप फर्स्ट टर्म देखो, उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट NC0, लास्ट से फर्स्ट टर्म देखो NCn, दे आर इक्वल। सेकंड टर्म NC1 फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड NCn माइनस 1, दैट इज आल्सो NC1। तो यानी यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा। अब जनरल कोई बोले कि सर जनरल प्रूव करके दिखाओ, कर देता हूं। तो हम ले rth टर्म कहां से? फ्रॉम द एंड नहीं, और rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या प्रूव कर रहा हूं? सेम, पक्का। तो rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का बता पाओगे बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा? सोच के बतलाना। rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट?
गलत मत कर देना बच्चों, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, मैं मैथ्स की क्लास में हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, हालांकि मुझे लगा ये भी गलत कर दूंगा ना। निकाल लेते हैं। तो आर एट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा गुरु NCR -1, ठीक है। तो आर एट टर्म फ्रॉम द एंड का निकालना है, सुनना, ठीक है ना। अब पंचायती मत कर देना किसी को घटा के लिख दिया कि इक्वल तो है ही सर। तो क्या कि आर एट टर्म फ्रॉम द एंड इज एक्चुअली दिस नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अब n - r + 2th टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट बताओ। NC, क्योंकि r एट टर्म में एक कम होता है, तो अगर हम n - r + 2th टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, NC n - r + 1। तो देखो बराबर है दोनों, समझ में आएगा। अब लेकिन तुमने बोला होता है n - r + 1, और मैंने बोल दिया होता हाँ ठीक है जाओ मारना। ठीक है ना, तो फिर देख रहे हो ना वहां क्या आ जाएगा, NC n - r, तो वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है ना। बाकी हमारे को ऐसा पता नहीं चलता, वो अलग बात है, ठीक है। तो लिखिएगा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, binomial coefficients equidistant from the beginning, binomial coefficients equidistant from the beginning and the end, binomial coefficients equidistant from the beginning and the end, the beginning and the end in the expansion of, from the beginning and the end in the expansion of x plus y की power n, from the beginning and the end in the expansion of x plus y की power n are equal, are equal। और जनरल प्रूफ बतलाया मैंने, तो आप अपने हिसाब से लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, और नहीं लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, चले आगे क्या। तो जनरल टर्म तो हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं बच्चों, मिडिल टर्म के बारे में। तो लिखना है हेडिंग, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बच्चों मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की पावर, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या, x प्लस वाई की पावर n, ठीक है ना। तो x प्लस वाई की पावर n का हमने एक्सपेंशन हम देख लिया, ठीक है ना। अब आपको ये पता है क्या कि जब हम एक्सपेंशन लिखते हैं, ठीक है ना, या अगर हम मिडिल टर्म निकालने की कोशिश करते हैं, तो इट विल डेफिनेटली डिपेंड अपॉन कि कितने टर्म्स हैं या नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। हाँ वही ऑड और इवन की बात कर रहे हैं। तो क्या अपन को ये पता है क्या, थोड़ा आइडिया है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है, अच्छा रट्टा मारा हुआ कुछ, ठीक है। तो हम लोग लेकिन मान लो कि 6 टर्म्स हैं या 5 टर्म्स हैं, तो उस पर डिपेंड करेगा ना कि कितने मिडिल टर्म्स आएंगे। 5 में जैसे 3 मिडिल टर्म्स आएंगे, एक ही आएगा नहीं, तीनों मतलब लाल मारे लपड़ दी समझ रहे हो। तो ऐसे नहीं कि तीनों आ जाएंगे भाई साहब, ठीक है ना, एक ही आएगा, ठीक है ना। अब बोले कौन सा, तीसरा, 5 है ना, तो आधे इधर आधे उधर, बाकी इसकी तरफ, मतलब बीच वाला जो है तीसरा ही होगा ना, 2 + 1 नहीं। लेकिन जब 4 टर्म्स होंगे या 6 टर्म्स होंगे, तो एक मिडिल टर्म नहीं आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, हाँ 2 आएंगे। कौन कौन सा, तीसरा और चौथा, क्या था, तीसरा और चौथा, समझ में आ रहा है क्या। तो अब जैसे मान लो कि n ऑड है, ठीक है,
तो हाउ मेनी मिडिल टर्म्स विल बी देयर, फटाफट से बताओ। एक, 2, एक बच्चे ने पकड़ गया इसलिए मैंने फटाफट पूछा, तो एक तुरंत आ जाता है, ठीक है ना। तो n अगर ऑड है तो फिर से बेवकूफो ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स तो n+1 है। अभी भी तुम किसी भी टेम्परेचर पे देख लो इसको, हाँ नहीं, किसी भी ऑल्टीट्यूड पे जाके देख लो, n+1 ही आते हैं, ठीक है ना, मैंने देखा हुआ बहुत बार, ठीक है ना, सही बता रहा हूँ, ऐसा क्या है, बीच के किनारे भी जाके देख लो, कहीं भी देख लो, n+1 ही आते हैं। चल n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, अबे इवन मतलब रट्टा मारने बेजोड़ हो रहे हो। तो हम लोग बोलेंगे अगर n ऑड है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एक्सपेंशन में वो क्या होंगे, इवन, एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव 2 मिडिल टर्म। जैसे भी 6 था तो आपने बतला दिया तीसरा और चौथा, 6/2 एंड 6/2 + 1, यही है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स है, ठीक है ना, n ऑड है तो कितने मिडिल टर्म्स बोलो, 2 मिडिल टर्म्स। ध्यान से रखना दिमाग में कि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है, तो एक क्या होगा, n+1/2th टर्म, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 6 थे तो याद है ना, एक तीसरा चौथा है, तो 6/2 एक है और एक बार 6/2 + 1 है। नहीं तो सीधा सीधा बोलो n+1 इवन है तो सीधा एक टर्म तो क्या हो जाएगा, n+1/2, और दूसरा बोलो n/1 + 2 + 1। नहीं समझ में आया, ये दोनों टर्म क्या होगा, मिडिल। रटना है नहीं, आप 6 के हिसाब से दिमाग में रखना, अपने आप खट से दिख जाएगा, बस ये नहीं कि n/2 कर देना बस उसी से डर है क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। अब कोई बोले सर n कभी हो सकता है, तो आंसर हाँ गलती से, ठीक है, उसके अलावा नहीं चांस है, ठीक है ना। अब n अगर कोई बोले इवन बाबू तो एक ही होगा, नहीं 1 मिडिल टर्म। अब जैसे अभी 5 था तो क्या बोला था तुमने, तीसरा बोला था, पक्का ना। तो यानी क्या बोला था, 5 + 1/2। नहीं तो अगर n है इवन, नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 हो गया, नहीं नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, n+1 हो गया। तो यानी हम लोग सीधा सीधा इसमें क्या बोलेंगे, n/2 + 1। गड़बड़ा गया क्या, चलो फिर से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने थे, 5 टर्म्स थे, नहीं कितने टर्म्स थे, 5, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया, थर्ड, सही है क्या। तो 5 + 1/2, पक्का ना। तो तुम्हारे टर्म्स कितने हैं, n+1, फिर से गलती मत करना, तो तुम क्या बोलोगे, n+1 + 1/2। तो n+1 + 1 ट्रिकी है थोड़ा सा, n+2/2, तो यही तो आएगा। अभी ठीक लग रहा है, तुम लोग को लगता होगा कि यार कभी कभी तो गजब यार रट्टा मार के रखते हैं, तुम तुरंत ही बोल देते हैं नहीं सिंपल है, आप भी 1-2 बार ट्राई करो, शायद आ जाएगा। आसान है, आसान है कि नहीं है, बोलो भाई एक बार, आसान है क्या। वो कहाँ चला गया लंबा वाला, एक और लड़का था ना, अच्छा उसने पढ़ा हुआ है, अच्छा प्रोबेबिलिटी में आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ ठीक है भाई, चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा मेरा हाँ लिख लिया ना, अच्छा नहीं लिखिए, लिखो लिखो, घबराहट वाली बात नहीं, ऑनलाइन में पूछ लेता हूँ तब तक। ऑनलाइन में समझ में आ गया क्या भैया, यस सर। ग्रेट। चलो मैं बोलता हूँ सवाल। कंसिडर द एक्सपेंशन ऑफ, consider the expansion of consider the expansion of 2x square minus 1/3x की power n. Consider the expansion of 2x square minus 1/3x की power n. 2x square minus 1/3x की power n. First part is if n equal to 6, first part is
if n equal to 6, find the term. If n equal to 6, find the term. If n equal to 6, find the term independent of x. If n equal to 6, find the term independent of x. Find the term independent of x in the expansion of 2x square minus 1 upon 3x की power n. First part is if n equal to 6, find the term independent of x in the expansion of 2x square minus 1 upon 3x की power 6. Second part is if n equal to 11, find the middle terms of the expansion. Find the middle terms of the expansion. If n equal to 11, find the middle terms of the expansion. मतलब टर्म निकालना है, ऐसा नहीं कि बस आप टर्म बता दो कि ये वाला. Find the middle terms of the expansion. Third part is if n equal to 12, find the coefficient of. If n equal to 12, find the coefficient of x की power 5. If n equal to 12, find the coefficient of x की power 5 in the expansion. If n equal to 12, find the coefficient of x की power 5 in the expansion. करो फटाफट.
पहला डन। n इक्वल टू 6 में हमें देखो क्या निकालना है, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ना। तो देखो जनरल टर्म से ही काम करना पड़ेगा आपको, नहीं किससे काम करना पड़ेगा, जनरल टर्म से। तो हम जनरल टर्म क्या लिखेंगे बच्चों फिर से, tr+1, तो 6cr 2x² की पावर क्या लिख दूं, राइट, और -1/3x की पावर क्या लिख दूं, r। तो लेने की x के कोएफिशिएंट समेट लो, तो 6cr 2 की पावर 6 - r, और ये -1/3 की पावर r, इसको हटा दिया इधर मैंने। x की पावर में देखना 2 × 6 - r हो जाएगा 12 - 2r, और नीचे से एक और आ रहेगा, तो x की पावर 12 - 3r। अब कोई पूछे ये x की पावर कलेक्ट करके लिखा है 12 - 2r, और ये x की पावर r ऊपर आएगा तो x की पावर -r होगा, तो ये चीज आएगी। इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, मतलब x नहीं चाहिए, ठीक है ना, और जिंदगी में बहुत सुकून रहता है। नहीं तो हम लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं क्या कि 12 - 3r को क्या होना चाहिए, 0। तो 12 - 3r को 0 होना चाहिए, तो r = 4, तो ये नहीं है टर्म, ठीक है ना, ये r की वैल्यू है। टर्म तो कौन सा है, फिफ्थ टर्म विल बी द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और उसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 6c5 2 की पावर 6 - 5 दैट इज 2 की पावर 1, हाँ सॉरी 6c4 आएगा, ऑफ कोर्स कुछ भी लिखवा रहे हो, 6c4, और कहाँ गया 2 की पावर 2 मतलब 4, और 1/3 की पावर 4 ना, 81 ना, और बाकी तो खत्म ही हो गया, यही तो आएगा ना। हाँ तो 6c4 शायद 15 हो गया, नहीं तो 3 से कटेगा तो 20 है क्या ऊपर, और 27 ये आ रहा है। तो दिस इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। सेकंड में n की वैल्यू चेंज होगी 11, तो 11 अगर हो गया तो 2x² - 1/3x की पावर 11, इसका मिडिल टर्म मत लाना बच्चों, तो इवन टर्म्स है 12, तो बतलाया था सीधा हाफ और +1, यानी कौन कौन सा टर्म आएगा, 6th एंड 7th। तो 6th टर्म लिखना है तो 5 + 1 लिखो भैया, नहीं 7th टर्म लिखना है तो कैसे लिखोगे, 6 + 1 लिखो, तो 5 + 1 लिखोगे तो कितना आएगा बच्चों, 11c5 2x² की पावर 6 और -1/3x की पावर 5, सही है क्या। और इधर t6 + 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 11c6 2x² की पावर 5 और -1/3x की पावर 6, आसान है पक्का। अभी अगले वाले में क्या कह रहा है कि n 12 है, नहीं तो n अगर 12 है भैया, तो हम लोग बोलेंगे 2x² - 1/3x की पावर 12, इसका फिर से जनरल टर्म लिखना पड़ेगा मुझे, तो जनरल टर्म मैं कैसे लिखूंगा, tr+1 फिर से, एंड दिस इज 12cr 2x² की पावर 12 - r है ना, और इंटू -1/3x की पावर r। अब देखो x की पावर यहां से निकाल लो ना सीधा यार, 24 - 2r और -r, 24 - 3r, यही आएगा x की पावर, और ये x की पावर 5 कैसे होगा, तो ले उसके लिए 24 - 3r को 5 होना पड़ेगा। अब यहां हुआ बवाल, 3r इज 19, r बोलेगा बाढ़ में जाओ, नहीं क्यों, क्योंकि r इंटीजर है, तो 19/3 तो हो नहीं सकता है। अब बोलोगे तो इसका x की पावर 5 का कोएफिशिएंट, तो ऐसे नहीं बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कोएफिशिएंट पूछ रहा है तो हम तो उसको वैसे ही सोचेंगे ना कि जब इसको एक्सपैंड करके लिखोगे तो वो 0 × क्या रहा होगा, x की पावर 5। तो अगर कोई कोएफिशिएंट पूछता है तो उसका आंसर तो आपको क्या देना है, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया हो तो। ऑनलाइन में कोई लिख रहा है क्या भाई, बड़े, चलो अगला सवाल, फाइंड द लास्ट 4 टर्म्स find the last 4 terms in the expansion of x plus 2x² की पावर 8। Find the last 4 terms in the expansion of x plus 2x² की पावर 8, x plus 2x² की पावर 8।
सिंपल क्वेश्चंस हैं, जल्दी से गलत मत कर दीजिएगा। डन। तो लास्ट 4 टर्म बतलाना है इसके एक्सपेंशन में। तो वैसे मैं चाहूं तो 8C8 और ऐसे करके स्टार्ट कर सकता हूं, बट आप इसको समझना, सिंपल सी बात है कि अगर इसके लास्ट 4 टर्म्स बतलाने हैं तो अपन इसको पलट दें। अब बोलोगे सर पलट दें मतलब, तो लगे पलट दें मतलब इस तरीके से लिख दें और इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दो। इट विल बी बेटर अप्रोच, ठीक है ना, कि लास्ट टर्म से हम अपना सर भारी करें, घुटना दबाते रहें, ठीक है ना। इट इज बेटर कि हम इसको पलट दें और सीधा सीधा इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिख दें। मतलब 8C0 क्या होएगा, 2x स्क्वायर की पावर 8। अब कोई बोलेगा नहीं 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 सर मेरे में तो 8C8 आया था। अबे भाई 8C0 8C8 एक कोई बात नहीं। अगर हम लोग बोले दूसरा टर्म अगर बात करोगे उधर से लास्ट से, तो 8C1 और 2x स्क्वायर की पावर 7 और इंटू एक्स है ना। फिर क्या हो जाएगा अगला टर्म 8C2 2x स्क्वायर की पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर, और फिर 8C3 2x स्क्वायर की पावर 5 और एक्स क्यूब। आप समझ पा रहे हो? इसमें देखो जस्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होगा अगर तुम लास्ट से निकालोगे, तो ये 8C8 दिखेगा बट वैल्यू सेम है, ये 8C7 दिखेगा, ये 8C6 दिखेगा और ये 8C5 दिखेगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो बाकी सब सेम है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। Find the greatest integer less than find the greatest integer less than root 2 plus 1 की पावर 7। Find the greatest integer less than root 2 plus 1 की पावर 7। मतलब इससे छोटा तो हो लेकिन क्या सबसे बड़ा इंटीजर। जैसे मान लो कि इसकी वैल्यू आई 444 पॉइंट समथिंग, तो उस वैल्यू से छोटी सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो गया 444 ऐसे कुछ, ठीक है ना। तो अब देखो
चलिए तो उसको करके देखिएगा, नहीं तो फिर अपन अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। और होमवर्क में मेरे ख्याल से पीएनसी हमने कहाँ तक कर लिया है? एक्सरसाइज 1 डन, 2 डन, 3 डन, 4 डन, 5 इज ऑल्सो डन। नहीं 5 बचा हुआ है ना, तो रिमेनिंग एक्सरसाइज 5 एंड 6 कर लोगे क्या, या कम करना है? एक्सरसाइज 6 में ज्यादा है नहीं वैसे, और 5 में मेरे ख्याल से 15 सवाल हो रखे हैं। टोटल क्वेश्चन काउंट कर लो। हाँ तो कितने बच्चे हैं एक्सरसाइज 5 में? 7 ही सवाल बचे ना, और उधर 9, 8 और 9 17, तो कर लोगे मेरे ख्याल से रिमेनिंग एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 6। फिर अगली क्लास से अपन बाइनोमियल का होमवर्क देखेंगे, ठीक है? तो ये डन कर लेना भैया, कर लेना होमवर्क वगैरह। हाँ या स्लाइड्स का क्या करना है? ओह यस, व्हाई नॉट, एट योर सर्विस। इज दिस ओके? ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। नहीं, नहाते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।